यस एवरीवन, हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस सेशन जहां हम सर क्या करेंगे सर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके चलेंगे। सर 1.5 डेज स्ट्रेटेजी कब आएगी? 1.5 डेज में। जब 1.5 डेज आएंगे तो आपको 1.5 डेज स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, तो एकदम बढ़िया वाला मजा आ जाएगा। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका। चलो जी, इफ माई ऑडियो वीडियो इज क्लियर, सारे बच्चे जल्दी से वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दें सर, वीडियो को लाइक करके। एंड लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट मच अडू। चलो सर, जल्दी से बता दो, क्या ऑडियो वीडियो सब तक एकदम बढ़िया तरह से आ रही है? इज द ऑडियो वीडियो ऑल फाइन? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से ऑडियो वीडियो हमारे पास आ रही है। चलो जी, अब क्या करेंगे सर, लास्ट खर्चा हमारे पास रह गया था पीएनएल का, जिसकी बात करते हैं, डेप्रीसिएशन। सारे बच्चे मुझे सबसे पहले बताओ, जो डेप्रीसिएशन है इसके बारे में अभी तक आप क्या क्या जानते हो? सर डेप्रीसिएशन के बारे में हम ये जानते हैं कि अकाउंट्स के टीचर ने सिखाया था, शेड्यूल 2 में इसके रेट्स दे रखे हैं। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल 2 है, उसमें इसके रेट्स दे रखे हैं। वेरी गुड। अच्छा, डेप्रीसिएशन एक एसेट पे कब चार्ज होती है? व्हेन इट इज पुट टू यूज या फिर व्हेन इट इज रेडी फॉर यूज? बताना जरा चैट बॉक्स में। इनकम टैक्स में तो तुम पुट टू यूज लेते हो, अकाउंट्स में क्या सीखा था? रेडी फॉर यूज या पुट टू यूज? व्हेन इट इज रेडी फॉर यूज। अपूर्वा पकड़ी गई, ठीक है, मेरे को पता था किसी कोई ना कोई एक तो है बदमाश निकलेगा जो पुट टू यूज बोलेगा। अब इसने मैसेज अपना वापस ले लिया, ठीक है। व्हेन इट इज रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज का क्या मतलब है? इट इज इन अ लोकेशन एंड कंडीशन। जो आपका एसेट है वो एक ऐसी लोकेशन पे है, वो ऐसी कंडीशन पे है कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हो इस मैनर में जैसा मैनेजमेंट चाहती है। जैसा मैनेजमेंट चाहती है, इस पोजीशन में हमारा एसेट आ चुका है। क्या ये बात समझ आती है? नहीं आती है? आती है सर। डेप्रीसिएशन आप लोग निकालते कैसे हो? बेसिक्स आपको बता रहा हूं, जो जो आप पढ़ चुके हो। सर डेप्रीसिएशन निकालना बड़ा आसान होता है। कोई भी एसेट होगा, हम उसकी यूजफुल लाइफ में उसको डेप्रिशिएट करते हैं। वेरी गुड। प्लस क्या उसमें ऐसा भी होता है रेजिडुअल वैल्यू, यानी जो आज उसकी वैल्यू उसमें से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हो। हाँ सर, हम ये सब टाइम पास करते हैं। यही बेसिक बेसिक चीजें आपके ऑडिट प्रोसीजर में आज काम आने वाली हैं। तो आओ मेरे साथ, मैं आपको एकदम बढ़िया तरह से डेप्रिसिएशन कवर कराता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो आईसीआई को बहुत पसंद आता है वो है एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स वाली चीज क्या मैंने पहले भी आपको पढ़ाई थी? बताना जरा। ये एट्रीब्यूट्स वाली चीज हमने पहले भी देखी थी। हाँ सर, अदर एक्सपेंसेस में। जब मैं आपको अदर एक्सपेंसेस पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था तब मैंने कहा था अदर एक्सपेंसेस के एट्रीब्यूट्स ऐसे पूछता और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले क्या वो रिवाइज कर लेंगे करने से पहले? हाँ सर, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार मेरे साथ आओ, हम अदर एक्सपेंसेस के एट्रीब्यूट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये रहे सर, ये रहे हमारे अदर एक्सपेंस। अदर इनकम आ गई है तो, अरे रे रे, ये अदर इनकम आ गई। अदर इनकम के बाद हमने अदर एक्सपेंसेस के एट्रीब्यूट्स करे थे। अब ये जो एट्रीब्यूट्स थे ये किस पे डिपेंड करते थे? असर्शंस पे। व्हाट वर द असर्शंस ऑफ पीएनएल आइटम, दैट इज द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ओसी एसीसी। ओसी एसीसी सर, ओसी एसीसी का क्या मतलब है? मैंने कहा ओसी एसीसी का मतलब है अकरेंस। अकरेंस का मतलब है ये एंटिटी का खर्चा है जो अकर हुआ है। इट इज इन रिलेशन टू द एंटिटीज बिजनेस। गॉट इट सर। उसके बाद ये पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए, ये पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रख के चलोगे। गॉट इट सर। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस का मतलब है हमने सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लिए। इसके लिए हम क्या करें? मंथली ट्रेंड एनालाइज करो कि सारे महीनों के खर्चे रिकॉर्ड हो चुके होने चाहिए। ठीक है सर। फिर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए क्या देखना है? वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपने वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखने, एग्जांपल ट्रैवल टिकट्स। गॉट इट सर। फिर आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है ये आपने करेक्ट एक्सपेंस हेड में डालना है। ट्रैवल का खर्चा ट्रैवल में जाएगा, रेंट का खर्चा रेंट में जाएगा, जो जिसका एक्सपेंस हेड है उसमें डाल देना। करंट नॉन करंट का भी ध्यान रखना कि यानी करंट नॉन करंट नहीं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि इफ इट इज क्वालिफाइड एज रेवेन्यू तभी अदर एक्सपेंसेस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में क्या आता है सर? लास्ट में आता है हमारे पास कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है ये करंट पीरियड का ही खर्चा होना चाहिए। क्या ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्लियर हैं? जल्दी से बता दो मित्रों। हाँ सर। अब आ जाओ मेरे साथ, डेप्रीसिएशन की बात करते हैं। सर डेप्रीसिएशन के केस में हमको क्या क्या एट्रीब्यूट्स ध्यान रखने हैं? पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी से। हम यहां पे भी असर्शंस पे आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट पहले किसके साथ स्टार्ट करेंगे?
लाइट आ गई, यस। चलो, अब हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ। अकाउंटिंग पॉलिसी में तीन बातें ध्यान रखना सर। क्या? पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी को समझो कि इनकी डेप्रिसिएशन को लेके क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है सर। दूसरी चीज, ये अकाउंटिंग पॉलिसी किसके हिसाब से होनी चाहिए? सर ये कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। गॉट इट सर। एंड तीसरी चीज, जब ये अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसी है तो क्या हर साल चेंज करते रहे या कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है? कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। बट अगर ईयर ऑन ईयर चेंज होता है, अगर कोई ईयर ऑन ईयर चेंज होता है तो उसको आप डिस्क्लोज करके चलोगे। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी के 3 पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर, रिवाइज करा दो। पहला पॉइंट क्या बताया? अंडरस्टैंड। किसके हिसाब से होनी चाहिए? कंपनीज एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। तीसरी, अगर अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसी है तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, बट अगर चेंज किया तो वो आप डिस्क्लोज करके चलोगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आ जाओ अजर्शंस वाले पॉइंट फटाफट करते हैं। सर अक्रेंस का क्या मतलब है? जो भी चार्जेस हैं वो वैलिड होने चाहिए। जो भी चार्जेस हैं वो कहीं ना कहीं वैलिड होने चाहिए, यानी फिक्टिशियस चार्जेस आपको नहीं दिखाने, ठीक है सर। कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? जितने भी आपके सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं उनको आप सेपरेटली डेप्रिशिएट करोगे, किसी भी पार्ट को छोड़ना मत। इसको आप प्यार से क्या बोलते हो AS10 में, बताना जरा। जो भी सिग्निफिकेंट पार्ट है उसको सेपरेटली डेप्रिशिएट करो। ये क्या चीज थी? इसको क्या आप कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन का नाम देते हो AS10 में? हम्म हम्म। एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दिया होगा आपके अकाउंट्स के टीचर ने इसमें, कि एयरक्राफ्ट में जितने भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स है सबको अलग अलग तरह से डेप्रिशिएट करो, बिकॉज सबकी यूजफुल लाइफ अलग होती है। अब सर एक्यूरेसी का क्या मतलब है? जो भी डेप्रिसिएशन है दैट हैज बीन एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिपोर्टेड। कट ऑफ का मतलब है इट इज रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड। क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सो ये आपकी अजर्शन है, एकदम इजी। अकरेंस का मतलब है चार्जेस आर वैलिड। फिर कंप्लीटनेस का मतलब है सारे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स पे आपने डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करी है। फिर एक्यूरेसी का मतलब है इट इज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। कट ऑफ का क्या मतलब है? इट इज रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स वाले सारे के सारे पॉइंट्स डन 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 डन। अब एक बार अपनी किताब पे आ जाओ सर। मोटिवेशन प्रो मैक्स जनवरी 21 एंड MTP नवंबर 23 अच्छे से करेंगे। तो 5 पॉइंट्स कम से कम इसमें आपको याद रख के चलने हैं। पहले मुझे बताओ, पहले 3 पॉइंट्स कौन देगा? अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी वाले पॉइंट्स को फटाफट कवर कर दे। अकाउंटिंग पॉलिसी को समझो, इट शुड बी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड तीसरा पॉइंट क्या था? कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। अगर चेंज है तो उसको डिस्क्लोज करके चलना है। सो अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। फिर ये अकाउंटिंग पॉलिसी किसके हिसाब से होनी चाहिए? एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड तीसरी चीज, कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे ईयर ऑन ईयर। अगर चेंज है तो दैट शुड बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। ये अकाउंटिंग पॉलिसी वाले पॉइंट्स हो गए। फिर मैंने क्या बताया सर? असर्शंस। अकरेंस का मतलब है जो भी चार्जेस आपने लगाए हैं ये वैलिड होने चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होने चाहिए। तो अकरेंस में आ जाएगा वेदर द डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्जेस आर वैलिड। फिर सर कंप्लीटनेस के लिए मैंने क्या बताया था? सारे कंपोनेंट्स कवर होने चाहिए। जितने भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स है सब पे सेपरेटली डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो ये क्या कहता है? अरे कंपोनेंट वाला पॉइंट कहां गया? ये रहा। ईच पार्ट ऑफ पीपी जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है दैट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। इसमें आपने ये एयरक्राफ्ट वाला एग्जांपल कवर किया होगा अकाउंट्स में, कि जब भी एक एयरक्राफ्ट होता है तो उसका जो इंजन होता है उसकी लाइफ अलग होती है, जो उसका ढांचा होता है उसकी लाइफ अलग होती है। तो इनको आप अलग अलग से डेप्रिशिएट करके चलोगे। फिर सर कंप्लीटनेस के बाद आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आएगा इट शुड बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। तो अकरेंस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, एक्यूरेसी हो गया। अब मुझे बताओ कट ऑफ वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट, वेदर द डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन एप्रोप्रिएट पीरियड। और लास्ट में आप मेथडोलॉजी देख के चलोगे। सो 30 सेकेंड्स इज व्हाट आई एम गिविंग यू ऑल। 5 पॉइंट्स रिकॉल करो जल्दी से आंखें बंद करके, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट।
अब आ जाओ ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से ऑडिट प्रोसीजर को देखो और बोलो हो इतना बड़ा टॉपिक कैसे होगा। ठीक है, ये आज का वो वाला टॉपिक है, ये आज का वो वाला टॉपिक है। बच्चा कह रहा है रेजिडुअल वैल्यू का क्या मतलब होता है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है जब एसेट की इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी, जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, तो कबाड़ी वाला कितने रुपए में लेगा, कबाड़ी वाला कितने रुपए में लेगा, उसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, आ जाओ जल्दी से बोलो हाँ इतना बड़ा टॉपिक कैसे होगा। तो मैं आपके लिए एकदम बढ़िया वाला इसका भी चार्ट बना के लाया हूं कि आप इस टॉपिक पे भी बढ़िया कंफर्ट पालो। देखो प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सॉल्यूशन की है बात, नजरिए की है बात। अगर आप नजरिया अच्छा रखोगे तो डेफिनेटली आपको बढ़िया वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। बच्चा कह रहा है मेरे बावजू में फाउंडेशन वाला देख कर डर गया। हाँ फाउंडेशन वाला तो डर जाएगा और इंटर ऐसी है। अब सारे के सारे बच्चे इधर देखो, ऑडिट प्रोसीजर में क्या करना है। मैंने कहा सबसे पहले हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। हाँ सर ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, हम डेप्रीसिएशन पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। अब डेप्रीसिएशन लगाना हमारा काम है या एंटिटी का काम है। सर एंटिटी का काम है। तो आप एंटिटी का प्रोसेस समझोगे कि ये लोग डेप्रीसिएशन कैसे लगाते हैं। अब डेप्रीसिएशन किस पे लगेगी, फिक्स्ड एसेट्स पे। तो इन्होंने यहां पे फिक्स्ड एसेट्स का एक रजिस्टर बना रखा होगा जिसमें सारे फिक्स्ड एसेट लिखे होंगे, उनकी यूजफुल लाइफ लिखी होगी, उनकी डेप्रीसिएशन की परसेंटेज वगैरह लिखी होगी और डेप्रीसिएशन कैलकुलेट वगैरह कर रखी होगी। क्या ऐसा होगा एक डिप्रिसिएशन का फिक्स एसेट रजिस्टर। आंसर इज यस। तो एंटिटी का प्रोसेस समझो और उनसे उनका फार ले लो। फार का क्या मतलब है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। अब फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में देखना कोई रिस्क हो सकती है सर। क्या, एक तो रॉन्ग कैपिटलाइजेशन की हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर रखा हो, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने पीएनएल में राइट ऑफ कर रखा हो। तो अगर ये प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करेंगे अगर इनको प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, या फिर अगर इनको प्रॉफिट्स कम करने हैं तो क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करेंगे। तो रॉन्ग कैपिटलाइजेशन के लिए क्या करें, आप नेचर ऑफ एसेट को चेक करते हुए चलना। ठीक है सर। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है इन्होंने फिक्टिशियस एसेट्स दिखा रखे हो, फेक एसेट दिखा रखे हो, तो क्या करेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे। सारे एसेट को नहीं, सिर्फ मटेरियल एसेट को, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एसेट को, इनको आपने फिजिकली वेरीफाई करके चलना है। गॉट इट, गॉट इट सर। अब एक बात बताओ, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में क्या मुझे सारे आइटम्स चेक करने या सैंपल बेसिस पे मटेरियल आइटम चेक करूं। प्लीज टेल मी व्हाट इज मोर लॉजिकल, शुड आई चेक ऑल द आइटम्स और सैंपल बेसिस पे कुछ कुछ आइटम मटेरियल वाले चेक करने चाहिए। बता दो मित्रों। सर सैंपल बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे मटेरियल आइटम्स चेक करने चाहिए। वेरी वेरी गुड। तो यही बात आपकी नेक्स्ट लिखी है, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट्स। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट, उनके रेट्स वगैरह वेरीफाई करो। ये रेट कौन सा कह रहा है, जिस रेट पे मैंने एसेट खरीदा, या डेप्रीसिएशन के रेट की बात हो रही है। सर डेप्रीसिएशन के रेट की बात हो रही है। तो ये कह रहा है सैंपल बेसिस पे एसेट्स को वेरीफाई करो, उनका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन देखो और कैलकुलेशन देखो कि डेप्रीसिएशन ठीक से कैलकुलेट हुई है या नहीं। क्या ये 3 स्टेप बेसिक प्रोसेस सबको क्लियर है। हाँ, एंटिटी का प्रोसेस समझा। अब एंटिटी ने प्रोसेस के अंदर क्या बना रखा है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। उसमें 2 रिस्क की बात करना, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, नेचर देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, फिक्टिशियस एसेट, उसको फिजिकली वेरीफाई करेंगे मटेरियल आइटम्स को। एंड तीसरा हम क्या करेंगे, सैंपल बेसिस पे डेप्रिसिएशन के रेट्स और कैलकुलेशन देखेंगे। क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है। हाँ सर। अब मैं आपको दिखाता हूं फिक्स्ड एसेट रजिस्टर दिखता कैसा है। सीरियल नंबर आएंगे जो भी एसेट के आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है सर। फिर एसेट के नेम आ जाएंगे जो भी एसेट के नेम बनते हैं। फिर सर क्या आएगा, डेट पुट टू यूज या डेट अवेलेबल फॉर यूज। ये देखो क्या कहता है, डेट व्हेन द एसेट वाज अवेलेबल फॉर यूज, डेट व्हेन द एसेट अवेलेबल फॉर यूज। और फिर क्या आएगा सर, इसके WDV आ जाएंगे, इसकी यूजफुल लाइफ आएगी, कई बार यूजफुल लाइफ को चेंज भी करा जाता है, वो चीज भी आ जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू भी आ जाएगी और डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। ये बेसिक बेसिक बातें आपको समझ के चलनी है। एक बार बताना क्या क्या दिख रहा था आपको अभी इस रजिस्टर में। सर एसेट का सीरियल नंबर दिख रहा था, एसेट का नाम दिख रहा था, इसका WDV वगैरह हमको दिख रहा था, फिर इसकी यूजफुल लाइफ दिख रही थी, कई बार यूजफुल लाइफ चेंज कर देते हैं। फिर हम देख रहे थे इसकी आगे जाके रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, कितने स्क्रैप में बिकेगा, और मोटा माटी आपने हमको क्या दिखाया, डेप्रिसिएशन का रेट वगैरह दिखाया। क्या ये बेसिक बेसिक बातें बता दी मैंने आपको, क्या ये बेसिक बेसिक बातें बता दी मैंने आपको। हाँ सर बता दी। अब इन बेसिक बातों के बेसिस पे क्या आप एज अ ऑडिटर रिकंप्यूटेशन कर सकते हो, कैन यू डू द रिकंप्यूटेशन और नॉट। आंसर इज यस। अच्छा ये जब मैं रिकंप्यूटेशन कर रहा हूं तो ये कौन सा प्रोसीजर है, लॉजिकली सोच के बताना। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर। बता दो।
क्या ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? मैं कोई कंट्रोल तो चेक कर ही नहीं रहा, मैं कोई कंट्रोल चेक कर ही नहीं रहा, ठीक है सर। क्या ये टेस्ट ऑफ डिटेल है? नहीं सर, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं है। मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहा हूं क्या? इसको कहते हैं समझदारी वाला प्रोसीजर। दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर, दिस इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्लो बन जाएगा जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर डेप्रीसिएशन। सर सबसे पहले क्या किया? एंटिटी का प्रोसेस समझा। प्रोसेस में उन्होंने क्या बना रखा है? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। उसमें दो रिस्क की बात करी और उसके रिलेटेड हम क्या चेकिंग करेंगे। क्या रिस्क थी? रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। इसके लिए क्या किया? नेचर ऑफ द एसेट समझा, वेरी गुड। फेक एसेट के लिए क्या किया? फिजिकली वेरीफाई किया मटेरियल आइटम्स को। फिर हमने सैंपल आइटम सेलेक्ट करके उनका रेट और कैलकुलेशन देख ली। गॉट इट सर। अब इसके बाद फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में क्या देखनी थी? मोटी मोटी चीजें। सबसे पहले देखो किस दिन ये यूज के लिए अवेलेबल है, इसकी कितनी यूजफुल लाइफ है। तो एक दिन जन्म हुआ और इसकी लाइफ देख लो, जन्म की डेट देख लो, लाइफ की डेट देख लो, क्या लाइफ चेंज होती है? हाँ। और आखिरी में वैल्यू कितनी मिलेगी। तो ये 3-4 पॉइंट्स तो आप एकदम फ्लो में ध्यान रख सकते हो। जन्म कब हुआ, लाइफ कितनी है, क्या लाइफ चेंज भी हो सकती है, और लाइफ के एंड में इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी। क्या ये मोटा मोटी 3 पॉइंट्स क्लियर है? हाँ। अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे आप रिकंप्यूटेशन करोगे। अब बिना देखे सारे के सारे बच्चे मुझे रिकॉल कराएंगे बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स। आ जाओ मेरे साथ, चलो जी, लेट्स बिगिन विद इट। भक्ति भी वही बच्ची है, कह रही है सर कल जब रात को 2 बजे आईसीआई का आपके पास कॉल आएगा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए, मेरे को भी कॉल पे ले लेना। तो भक्ति आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दो, हम आपको भी कॉल पे ले लेंगे जब आईसीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा। अब सारे बच्चे बताओ मुझे डेप्रीसिएशन के सारे पॉइंट्स बता दो जल्दी से, फटाफट। वेरी गुड इशिका। अंडरस्टैंड करेंगे सर प्रोसेस ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन बाय द मैनेजमेंट। फिर मैंने क्या देखा? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। तीसरा पॉइंट क्या था? सर सैंपल बेसिस पे टेस्ट करेंगे डेप्रीसिएशन का रेट और कैलकुलेशन। अब फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में किस पे फोकस करना है? जन्म कब हुआ एसेट का, कितनी लाइफ है, लाइफ चेंज होगी, और लाइफ के एंड में कितनी वैल्यू मिलेगी। आहा, क्या उच्च विचार है, मजा आ गया सर। फिर से बताओ मुझे, सबसे पहले क्या आएगा? सर जन्म कब हुआ, लाइफ कितनी है, लाइफ चेंज भी हो सकती है, और लाइफ चेंज होने के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी। जन्म कब हुआ का क्या मतलब है? डेट व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज। लाइफ कितनी है, यानी यूजफुल लाइफ चेंज हो गई, और आखिरी में क्या हुआ? सर आखिरी में सेल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, और इसके बेसिस पे मैंने क्या करी? रिकंप्यूटेशन, विच वाज अ एनालिटिकल प्रोसीजर। कौन कहता है ऑडिट में नंबर आते नहीं? तुम फील से पढ़ते ही नहीं, रट्टा लगाते रहते हो। तो जितना फील से पढ़ेंगे उतना पॉइंट्स दिमाग में जाएंगे। अब आओ मेरे साथ, लेट्स सी हाउ आर दीज पॉइंट्स गिवन हियर। हमारे को आई से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा? 5 नंबर का, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 50 नंबर का नहीं पूछेगा, ठीक है सर। अब आओ 5 नंबर हमारे फेवरेट हमको इकट्ठे करने हैं। पहले 3 प्रोसेस क्या थे? अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पहला पॉइंट कवर करो, वी विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। वेरी गुड। फिर किसके ऊपर गए थे? फार के ऊपर, यानी ऑब्टेन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ऑब्टेन द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द एंटिटी। अब सर इसमें रिस्क क्या थी? सर बड़ी रिस्क थी कैपिटलाइजेशन वाली। एंटिटी कैन कैपिटलाइज द रेवेन्यू एक्सपेंस, to increase the profit or charge the capital expenditure in the income and expense statement to reduce the profit। तो क्या करें? नेचर ऑफ द आइटम चेक करो, चेक द नेचर ऑफ द एसेट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। वेरी गुड। दूसरी रिस्क क्या थी? सर एसेट है नहीं, दिखा रखा है, यानी इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट अ फेक एसेट इज कैपिटलाइज। तो क्या करो? फिजिकली वेरीफाई करो, सारे नहीं, सिर्फ मटेरियल फिक्स्ड एसेट्स। इसके लिए आप इनकी लिस्ट वगैरह ले सकते हो एडिशंस और डिलीशन की, और वो अप्रूव्ड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था? सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर रेट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सर हमारे मस्ती वाले पॉइंट्स आ गए। मस्ती वाले पॉइंट्स क्या थे? कब जन्म हुआ, यानी ये रहा आपका 4th पॉइंट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट्स फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज रेडी फॉर यूज, नॉट फ्रॉम एक्चुअल यूसेज। यानी कब शुरू होती है? व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, दैट मींस इन अ लोकेशन और कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। अब इसकी क्या देखेंगे? लाइफ देखेंगे। जन्म हो गया, अब लाइफ देखो। लाइफ का क्या मतलब है? सर लाइफ वाला पॉइंट मैं भी ढूंढ रहा हूं, कहां गया, ये रहा, मेरा पॉइंट मिल गया। इंश्योर depreciation and amortization is as per the useful life of the PPE and intangible asset।
अब लाइफ चेंज भी हो सकती है, तो चेंज वाले पॉइंट पे आ जाओ कि जब, अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, जल्दी से एक बार इधर देखो, जब भी लाइफ चेंज होती है तो इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली डालते हैं या प्रोस्पेक्टिवली? तेरी बातों ने ऐसा उलझा जिया, आंसर देते ही जल्दी अपलोड किया गया। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली, बिल्कुल नलायक। एक एक ना, मैं कह रहा हूं ना, नलायकों को ढूंढना नहीं पड़ता, खुद फुदक फुदक के सामने से आते हैं। पीयूष, चंदन, प्रीति, निधि। दिक्कत क्या है ना, इन्होंने AS10 पढ़ा ही नहीं है। हेलो अकाउंट्स के टीचर, हाँ यार ये बच्चे अकाउंट्स भूल गए यहाँ पे आते आते। हाँ नहीं, आपने तो अच्छा पढ़ाया, ये यहाँ आके भूल गए सारे के सारे। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन में अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट नहीं। हाँ कह रहे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तभी तो सब लिख रहे रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर इनको पता होता ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो इसको ये प्रोस्पेक्टिवली करते हैं। अब सब सही जवाब कह दे रहे हैं, अब सारे के सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। वेरी वेरी गुड, चलो थैंक यू सर, नमस्ते। हाँ सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं बच्चे बदमाश हैं, बच्चे फिरकी ले रहे हैं, बच्चों को सब आता है, क्योंकि अब बच्चे सारे सही जवाब दे रहे हैं। भाई साहब जब भी डेप्रिसिएशन वाली चीजों में चेंज होता है, या आप अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करो, चाहे आप अपनी यूजफुल लाइफ चेंज करो, ये सब क्या है, ये आपके एस्टीमेट हैं। जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिवली डाला जाता है। तो सारे बच्चे देखो ये क्या कहता है, depreciation should be computed prospectively whenever there is any change in the useful life of PPE and intangible asset। क्या ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर। और लाइफ खत्म होने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। तो जो रेजिडुअल वैल्यू है उसको आप वेरीफाई करके चलोगे, बिकॉज उसका इंपैक्ट डेप्रिसिएशन में आता है। बैठे बिठाए 7 पॉइंट करा दिया। 8वां पॉइंट क्या था? जब इतनी सारी डिटेल्स आ गई है तो तुम भी रिकंप्यूट कर लो, तुम भी रिकंप्यूट कर लो डेप्रिसिएशन। सो लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लकी नंबर 8 ये कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू चेक ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ताकि आपको उसकी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल सके। एग्जांपल के तौर पे आप रिकंप्यूट कर सकते हो। ये 8 के 8 पॉइंट के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। जो फ्लो बताया है इसी फ्लो में 8 के 8 पॉइंट अभी रिकॉल करके चैट बॉक्स में डंडना डंडन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो एकदम अपनी बुद्धि को दौड़ाएंगे। शाबाश, 30 सेकेंड्स मोर। चलो जी, अब बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर की। डिस्क्लोजर में हमारे पास कुछ है नहीं। अच्छा, डिस्क्लोजर के अलावा जो जो पॉइंट्स देखे एक बार फटाफट इनको रीड कर लो। ये कहता है इंश्योर द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स मतलब किस किस कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन लगानी है। तो सपोज अगर एक एयरक्राफ्ट है तो उसके इंजन पे अलग डेप्रिसिएशन लगेगी, उसकी बॉडी पे अलग डेप्रिसिएशन लगेगी। तो कंपोनेंट्स आपने आइडेंटिफाई करने फॉर कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। प्लस इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या होती है? अमोर्टाइजेशन होती है। ये पॉइंट रीड करके चलना, ठीक है सर। इसके बाद ये कह रहा है जो इनकम टैक्स एक्ट में आपके WDV वगैरह दे रखे हैं ना, और जो एडिशन दे रखे हैं उसको आप कंपनीज एक्ट वाले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टैली करके चलेंगे, ठीक है सर। बाकी मुझे लगता है सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब डिस्क्लोजर में कुछ नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और डेप्रिसिएशन मेथड, ये चारों की चारों चीजें आप यहां पे कवर करके चलेंगे, ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब इसके बाद मेरे को लगता है हमारे सारे के सारे खर्चे पूरे हो गए। जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ और डिस्क्लोजर्स पे आ जाओ। एवरीवन कम टू द डिस्क्लोजर। यूटिलाइजेशन वाले के साथ स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है, मजा आएगा।
इस चैप्टर के लिए मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया चीज रेडी कर ली है, जो आप क्लास में बैठ के एंड में मेरे साथ रिविजन्स कर रहे थे ना ढेर सारी, हाँ ये सारी की सारी रिविजन्स का मैं आपको एक बढ़िया वाला मैराथन दे दूंगा, सो दैट लास्ट डे पे रिवाइज करना विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, चलो सर, ऑल सेट सर। अब सारे बच्चे एक बार इधर देखो ना, मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाली एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है एक डायग्राम दिखाने का। सारे बच्चे इधर देखो, चलो। अब सर एक बात बताओ, यहां पे एक कंपनी है, कंपनी कौन है? मेरी वाली कंपनी, जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं। प्लीज यहां पे बोर्ड पे फोकस करके चलेंगे, जो जो बच्चा बोर्ड पे फोकस करेगा उसको एग्जाम में 5-5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जो जो बच्चा वीडियो लाइक करेगा, सर उसको तो हर एग्जाम में 5-5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या बात करो सर, हाँ इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है सर, अब यहां पे फोकस करेंगे। सर जो कंपनी है, अरे इधर देखो, जो कंपनी है यानी हमारी क्लाइंट की कंपनी, इसने क्या किया है सर? इसने फली दी है, फली, ग्वार की फली या सींग की फली, वो वाली फली की बात नहीं कर रहे। फली का मतलब है फंड्स। जो फंड्स हैं उसने एडवांस करे हैं, लोन दिया है या इन्वेस्ट किया है, बेसिकली पैसे दिए हैं। अरे सीधा सीधा बोलो ना, पैसे दिए। तो आपकी कंपनी ने क्या किया है? पैसे दिए किसी इंटरमीडियरी को। अब ये पैसे देने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं फंड्स हैव बीन एडवांस्ड, लोन्स और इन्वेस्टेड, या बोल दो फली। ठीक है सर। अब ये जो इंटरमीडियरी जिसको पैसे दिए हैं, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई एंटिटी हो सकता है, इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी, कोई भी हो सकता है। ठीक है सर। अब जो इसको पैसे दिए हैं वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ दिए कि आगे जो पैसे मैंने इसको दिए ये पैसे किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को देगी, ये किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को देगी। अब ये जो इंटरमीडियरी पैसे दे रही है, ये डायरेक्टली भी दे सकती है, इनडायरेक्टली भी दे सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लिग्स। सर लिग्स का क्या मतलब था? लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज और सिक्योरिटी। ये लिग्स के बारे में हम कारो 2020 में क्लॉज 3 पैरा 3 में भी बात करके चलते हैं। ठीक है सर। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये मामला चल क्या रहा है? कंपनी ने पैसे दिए इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी ने पैसे दिए अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। ये डायरेक्टली भी तो इसको दे सकती थी, ये डायरेक्टली भी तो इसको दे सकती थी। इसने डायरेक्टली पैसे क्यों नहीं दिए? ये घूम फिर के पैसे क्यों जा रहे हैं? सर पक्की बात है, यहां कोई दिक्कत हो रही है, यहां कोई ना कोई तो दिक्कत हो रही है, यहां कोई ना कोई तो बदमाशी चल रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इस बदमाशी का डिस्क्लोजर होना चाहिए? हो सकता है ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, पैसों की हेरा फेरी कर रहे हो। हाँ सर, तो अगर ऐसी कोई हेरा फेरी चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, तो सर इसका डिस्क्लोजर मांगता है, हमको इसका डिस्क्लोजर मांगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये कहता है आपको 3 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। सर क्या? 2 चीजें तो कहती है, डेट एंड अमाउंट। डेट एंड अमाउंट ऑफ द फली। फली का क्या मतलब था? फंड्स एडवांस्ड, लोन्स एंड इन्वेस्टेड। जो फंड्स आपने एडवांस करे, लोन करे, इन्वेस्ट करे इन द इंटरमीडियरी, वो आप बताओगे विद द डिटेल्स ऑफ द इंटरमीडियरी। शेयर होल्डर को ये जानना मांगता है। दूसरी बात, जो पैसा इंटरमीडियरी ने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दिया है, उसके बारे में भी बताओ। डेट एंड अमाउंट ऑफ द लिग्स बाय द इंटरमीडियरी टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। एंड आखिरी में बताना तुमने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं करी, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद फेमा 1999। सर फेमा कहां से आ गया? क्योंकि यहां पे फॉरेन एंटिटी इन्वॉल्व हो गई ना, जहां फॉरेन की फील वहां फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये कहता है आपने कंप्लाई किया विद फेमा 1999 एंड कंपनीज एक्ट, प्लस वायलेट नहीं किया। किसको वायलेट नहीं किया? पमला को। सर ये पमला कौन सी आंटी का नाम है? आंटी का नाम नहीं है, पमला का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब बच्चे ने एकदम सही बात पकड़ी। क्या यही चीज हमने रूल 11 में पढ़ी थी? यही सेम टू सेम चीज रूल 11 में पढ़ी थी? आंसर इज यस। रूल 11 क्या कहता है? ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि उसने मैनेजमेंट के इस डिस्क्लोजर पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली या नहीं ली। सारे बच्चे जल्दी से रूल 11 पढ़ के और मुझे बताओ, क्या यही ट्रांजैक्शन लिखी थी और बोला था कि इस ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर पे आपको एज ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, इस बात पे आपको रिपोर्ट करके चलना है? यू आर गेटिंग द फील और नॉट? क्या सारी बातें कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ सर, आपने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दिया था। वेरी वेरी गुड, अब तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने किया होगा। तो ये आपने एक बेसिक सी बात समझनी है। इसका सेकंड केस क्या है सर? इसका सेकंड केस क्या है मालिक, वो भी बता दो। तो मैंने कहा आओ सेकंड केस में। सेकंड केस में एक फंडिंग पार्टी है। अब ये कोई पर्सन हो सकता है, एंटिटी हो सकता है, फॉरेन एंटिटी हो सकती है। इसने पैसे दिए आपकी कंपनी को,
ओ, और अब आपकी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो लिग्स कर रही है इन द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। इस वाले केस और ऊपर वाले केस में फर्क क्या है सर? ऊपर वाले केस में जो हमारी कंपनी है ना, ये फंडिंग पार्टी थी, यही फंड दे रही है पैसे। इस वाले केस में हमारी जो कंपनी है वो इंटरमीडियरी बन गई है, वो अब इंटरमीडियरी बन गई है। तो अब ऐसे केस में क्या डिस्क्लोजर होगा? सेम डिस्क्लोजर, डेट एंड नेचर, सॉरी डेट एंड अमाउंट। क्या डेट एंड अमाउंट थी? ऑफ द फंड्स रिसीव्ड विद द डिटेल्स ऑफ द फंडिंग पार्टी। ऊपर आप डिटेल्स देते थे इंटरमीडियरी की, यहां डिटेल्स दे दो फंडिंग पार्टी की। फिर डेट एंड अमाउंट ट्रांसफर टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, जो आपने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को लिंक्स दिए उसकी बात बता देना। और आखिरी में क्या बोलोगे? आपने कंप्लायंस किया। कंप्लायंस किसके साथ? फेमा 1999, कंपनीज एक्ट 2013 एंड नॉट वायलेटेड पमला 2002। नॉट वायलेटेड पमला 2002। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या यहां पे सारी की सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है आप सबको? इज एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर? क्या मैं अब इसको बुक से गो थ्रू करा दूं, मजा आ जाएगा? बता दो। चलो सर, एक बार इसको बुक से भी गो थ्रू कर लेते हैं। पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपको किताब में भी दे दिया है, देखो क्या कहता है। एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा। वेयर द कंपनी हैज एडवांस्ड लोन्स इन्वेस्ट और इन्वेस्टेड फंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? फली। सर फली का क्या मतलब है? फंड्स हैव बीन एडवांस्ड, लोन और इन्वेस्टेड। अब ये आपके बोरोड फंड्स भी हो सकते हैं, आपका कोई शेयर प्रीमियम भी हो सकता है, बाकी सोर्सेज ऑफ फंड्स भी हो सकते हैं। किसको दिए हैं? टू एनी पर्सन एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी, जिसको आप प्यार से बोलते हो इंटरमीडियरी। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपनी ने पैसा दिया कि जो इंटरमीडियरी है वो क्या करेगी, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिग्स करेगी। लिग्स का मतलब है लैंड, इन्वेस्ट और गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी अदर पर्सन जिसका नाम है अल्टीमेट बेनिफिशियरी। जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शन होगी कि कंपनी ने किसी को पैसा दिया और उसने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दिया, तो आपको ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। इसको स्टार मार्क कर लो, ये डिस्क्लोजर एग्जाम में 4 नंबर में आ सकते हैं। सबसे पहले क्या बताओगे? डेट एंड अमाउंट। डेट एंड अमाउंट ऑफ द फली। फली का क्या मतलब है? फंड्स, एडवांस, लोन्स और इन्वेस्टमेंट, जो आपने इंटरमीडियरी को दी विद द डिटेल्स ऑफ ईच इंटरमीडियरी। फिर जो पैसा इंटरमीडियरी ने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दिया, उसकी डेट एंड अमाउंट बताओ। डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड्स फर्दर एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड बाय द इंटरमीडियरी टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, या डेट एंड अमाउंट ऑफ द गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। एंड लास्ट में क्या आएगा? कंप्लायंस आएगा। कंप्लायंस कौन से 2 एक्ट्स के साथ? कंपनीज एक्ट और फेमा। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस किसके साथ? विद फेमा 1999, कंपनीज एक्ट एंड नॉट वायलेटेड पमला 2002। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर लिग्स वाला पॉइंट कहां गया? ये रहा एल, ये रहा आई, ये रहा जीएस। मैंने नोट्स में इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया था। तो जो मैंने आपको यहां पे नोट्स दिखाए, मैंने क्या बोला? डेट एंड अमाउंट ऑफ लिग्स टू यूबीज। आप इन 2 पॉइंट्स को अलग भी कर सकते हो, लोन्स एडवांसेस को अलग रखना, गारंटी सिक्योरिटी को अलग रखना। 30 सेकेंड्स ले लो और एक बार ये चारों डिस्क्लोजर्स रिकॉल करके चैट बॉक्स में डन 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 डन, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट फटाफट करा दूंगा, ठीक है? जल्दी से डिस्क्लोजर के 4 पॉइंट्स बस याद रखने और कुछ नहीं। अब इसी से मिलता जुलता है आपका पार्ट नंबर बी, ठीक है? अब पार्ट नंबर बी में क्या होता है सर? डिफरेंस बस इतना है,
हमारी जो कंपनी है वो अब इंटरमीडियरी बन जाएगी। तो जब इंटरमीडियरी बनेगी तो क्या वो पैसे देगी या पैसे रिसीव करेगी? सर कंपनी पैसे रिसीव करेगी। तो ये देखो क्या कहता है, वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड एनी फंड्स फ्रॉम एनी पर्सन, एंटिटी और फॉरेन एंटिटी, जिसको क्या बोलते हैं? फंडिंग पार्टी। तो अगर आपकी कंपनी को कोई पैसे मिले फंडिंग पार्टी से विद एन अंडरस्टैंडिंग, वो राइटिंग में भी हो सकती है, ओरली भी हो सकती है, कि अब आप ये पैसे क्या करोगे? लिग्स करोगे। लिग्स का मतलब है लैंड, इन्वेस्ट, गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी अदर अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो अब आपको 4 चीजें डिस्क्लोज करनी है। सर क्या? अगेन डेट एंड अमाउंट, डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड्स रिसीव्ड। तो जो आपने फंड्स रिसीव करे फ्रॉम द फंडिंग पार्टीज, उसमें आप हर फंडिंग पार्टी की डिटेल दोगे। फिर जो आपने फंड्स आगे दिए, सर फंड्स आगे दिए मतलब डेट एंड अमाउंट ऑफ द लिग्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज और सिक्योरिटी टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, प्लस डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस का क्या मतलब है? कौन से 3 एक्ट्स की बात की थी? फेमा, कंपनीज एक्ट, और आपने वायलेट नहीं किया, पमला 2002। ये इसकी इमेज भी मैंने आपको यहां दे दी। यूबी का मतलब है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, एफपी का मतलब है फंडिंग पार्टी। क्या ये बढ़िया वाला डिस्क्लोजर अब सबको क्लियर है? फिर हम विलफुल डिफॉल्टर की बात करेंगे। बताओ दोस्तों, मजा आया नहीं आया? इंजॉयड और नॉट? आपका रूल 11 भी यहां पे कवर हो गया एक बार वापस। ऑसम। अब सर आ जाओ विलफुल डिफॉल्टर की बात करते हैं। कुछ खास मसाला रह नहीं गया। विलफुल डिफॉल्टर में क्या है? सर विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है कि आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है। किसने डिक्लेयर किया गया है? किसी बैंक ने डिक्लेयर किया, आपने कोई लोन लिया होगा डिफॉल्ट कर दिया, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, या किसी और लेंडर ने। तो 2 चीजें डिस्क्लोज करना अपने शेड्यूल 3 में। सर क्या? एक तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन आपको विलफुल डिफॉल्टर कहा गया, प्लस क्यों कहा गया। एक तो बताना कब, और फिर बताना क्यों आपको विलफुल डिफॉल्टर का टैग दिया गया, आपने क्या डिफॉल्ट करे, इसमें अमाउंट और नेचर बताओ। सारे बच्चे मुझे बताओ, कारो का कौन सा क्लॉज यहां पे लगेगा? मुझे सब क्लॉज भी जानना है, मुझे सब क्लॉज भी जानना है। अब मैं थोड़ा लालची हो गया हूं। क्लॉज 9 बच्चों ने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, 9 लिखने का तरीका याद रखना, कारों में हमेशा रोमन नंबर यूज होता है, नंबर कट जाएंगे। और इसका सब क्लॉज क्या था? सर सबसे पहले पॉइंट में डिफॉल्ट हुआ था, जो डिफॉल्ट करेगा उसका नाम विलफुल डिफॉल्टर। तो हम यहां पे क्या डालते हैं? बी, 2 नहीं बी। सो क्लॉज 9B ऑफ पैरा 3 कारो 2020। इस तरह से आप अपना आंसर लिखोगे। गॉट इट? गॉट इट सर। तो ये इस चीज के ऊपर आईसीआई हो सकता है मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन भी पूछ ले। सर मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन मतलब पहले आपका जो क्लाइंट है विलफुल डिफॉल्टर बना, तो उसका क्या डिस्क्लोजर होगा? ओ, फिर एज अ ऑडिटर आप कौन से क्लॉज में रिपोर्टिंग करोगे? सर इतने गंदे गंदे आइडिया आप आईसीआई को मत देना, ठीक है? बैंड बज जाएगी। तो ये आ सकता है नहीं आ सकता? 4 नंबर का क्या प्यारा क्वेश्चन नहीं है कि 2 नंबर इसके, कि भाई डिस्क्लोजर क्या आएगा, और 2 नंबर कारों का क्लॉज पहचानने के। मजा आ जाएगा सर। तो हाँ, मैं तुमको बता रहा हूं, रेडी रहना, ठीक है? सो वेन एवर कंपनी इज डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर लेंडर, तो आपने बतानी डेट ऑफ डिफॉल्टर एंड व्हाई द डिफॉल्ट हैपेंड, तो यानी नेचर ऑफ डिफॉल्ट एंड, और सर ये क्या कर दिया, अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट बता देना, प्लस कारों के क्लॉज को आप ध्यान रख के चलेंगे। यही बात आपकी यहां दे रखी है। देखो क्या कहता है, वेयर कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर लेंडर, फॉलोइंग डिटेल्स विल बी गिवन। देखो क्या कहता है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। अब इसका मीनिंग एक बार बस रीड करके चलो, दैट्स इट। विलफुल डिफॉल्टर कौन है? जिसको कैटेगराइज किया गया एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। अब सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है? जब भी आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हो, उस पर चार्ज क्रिएट कराते हो, वो रजिस्ट्रार उसको मार्क करके चलता है। तो ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फेक्शन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेयर एनी चार्जेस और सेटिस्फेक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड, उसके लिए आप उसके डिटेल्स और रीजंस डिस्क्लोज करोगे। तो जब भी आप अपनी किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो, उसको गिरवी रखवाते हो, उसके बारे में आपको आरओसी को बताना पड़ता है। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर पीरियड तक नहीं बताया, जो आपका स्टैट्यूटरी पीरियड है, तो उसके लिए आपको डिस्क्लोज क्या करनी पड़ेंगी? सर 2 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। क्या? इसकी डिटेल्स, क्या क्या चार्जेस क्रिएट किए, एंड क्या रीजन था जो आपने आरओसी को नहीं बताया। फिर ये कहता है टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। मां मुझे सब याद आ रहा है, मां मुझे सब याद आ रहा है। शुभम सर कारो 2020 पढ़ाते थे, उसमें आता था पीपीई की पीपीटी, और पीपीटी में क्लॉज 1 में था
PPT, P for proper records, P for physical verification and T for title deeds not in the name of company. इसकी एक्सेप्शन भी बताई थी शुभम सर ने, लीज। क्या यहां भी लीज की एक्सेप्शन दे रखी है? हाँ। अगर ऐसा कोई केस होता तो क्या बताना पड़ता था? डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी अमाउंट बताओ, कंपनी के नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे है, क्या वो कंपनी का प्रमोटर है, डायरेक्टर है या एम्प्लॉय है। कब से ये चीज चल रही है? प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। क्या यहां कुछ डिफरेंट है? क्या यहां पे कुछ डिफरेंट है? नहीं सर। जो आपने कारों के क्लॉज 1E में पढ़ा, ओए होए ओए होए होए, वही की वही चीज 1E था या 1C था? सर C था। जो 1C में पढ़ा वही की वही सेम टू सेम चीज यहां पे दे रखी है। बच्चा कह रहा है सर ये बेनामी में था। अब तुम इधर आओ, अब तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बेनामी की जो प्रॉपर्टी थी, क्या वो कंपनी के नाम में थी या नहीं थी? कह रहे ये बेनामी था। अच्छा हुआ तुमने ये सवाल पूछ लिया, पकड़े गए तुम। जल्दी से बताओ, क्या बेनामी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम में थी या किसी और के नाम में थी? सर वो कंपनी के नाम में थी, पैसा किसी और का लगा था। एक तो ये लोगों को ना हर चीज में ऐसा लगता है बस हाँ जहां भी नाम का खेल है वो बेनामी बना दो। कम ऑन। बदमाश ने पैसा दिया थी कंपनी के नाम में, ठीक है? तो ये आपने बढ़िया ध्यान रख के चलना है सर। और बेनामी का भी क्लॉज ई था, तो ये आप ध्यान रखेंगे सर। बेनिफिशियल ओनर कोई और था बट ओनर तो कंपनी थी तो कंपनी के नाम में ही। तो ये बेनामी वाली अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ मिक्स हो गया, ऐसे मिक्स नहीं करना। मिक्सिंग वाला काम अलग जगह होता है, ऑडिट में नहीं होता, ठीक है सर? अब आओ देखो क्या कहता है। अरे अरे अरे, ये रिवैल्यूएशन की बात भी तो हुई थी। वेदर द कंपनी हैज रिवैल्यूएट द पीपी, और अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो इसका आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराना है, ये डिस्क्लोज करके चलो। सर ये बात भी कारों में थी, क्लॉज 1D। अब इसमें हमने रीवैल्यूएशन में एक बात और की थी कि रीवैल्यूएशन का आपको चेंज बताना पड़ेगा। सर कब? whenever the change is 10% or more in the net carrying value of each class of PPE। इसका डिस्क्लोजर तो आया ही नहीं, इसका डिस्क्लोजर तो आया ही नहीं, ये डिस्क्लोजर तो यहां दे ही नहीं रखा। सारे बच्चे बोलो हाँ नहीं दे रखा। ये भी तो आना चाहिए था। इन एग्रीगेट, OMG मैं भूल गया, सॉरी सॉरी, मैं चेक कर रहा था तुमको याद है कि नहीं। सर ये क्या तरीका है अपनी भूल छुपाने का, सॉरी सॉरी। बताओ जल्दी से। 10% और मोर इन एग्रीगेट इन नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी। सारे बच्चे बोलो नहीं दे रखा, ये तो यहां दे ही नहीं रखा। सारे बच्चे पीपी के डिस्क्लोजर पे जाओ और मुझे बताओ क्या वहां जो मैंने आपको चीजें लिखाई थी वो वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं। जल्दी से एक बार जाओ पीपी के डिस्क्लोजर पे। सर आप भी चलो, चलो साथ में चलते हैं। सारे बच्चे आओ मेरे साथ पीपी के डिस्क्लोजर पे जाते हैं और देखते हैं क्या ये चीज मैंने आपको पीपी के अंडर कवर कराई थी या नहीं कराई थी डिस्क्लोजर में। फटाफट आओ। देखो क्या लिखा है। अ रिकंसिलिएशन ऑफ द ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एट द एंड। इसमें आप एडिशन बताओ, डिस्पोजल बताओ, एक्विजिशन बताओ एंड amount of change due to revaluation if the change is 10% or more in aggregate of the net carrying value of each class of PP। खुश हो गए? अब सारे के सारे बच्चे खुश हो गए? हाँ सर, अब हम एकदम बढ़िया तरीके से खुश हो गए। अब हमको संतुष्टि मिल गई, अब हमारे कलेजे को ठंडक मिल गई। सो कलेजे को जब ठंडक मिल चुकी है तो सारे बच्चे आ जाओ। लास्ट डिस्क्लोजर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर 18, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पानी के दो दो घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे रेडी। चलो सक्ष सीए फाइनल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं आपको लिस्टिंग MTP1 और MTP2 के बाद दे दूंगा, ठीक है? अभी तक आईसीआई का कोई कॉल नहीं आया तो हाँ आई विल लेट यू नो अबाउट दैट आराम से। चलो
ऑसम। अब सर सीविप की बात करते हैं। सीविप के बारे में आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दे रखा है, एकदम बढ़िया वाला डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है आईसीएस स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चन में। अब सीविप में क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं, इसका भी एजिंग शेड्यूल बनेगा, इसका भी एजिंग शेड्यूल बनेगा। तो देखो क्या कहता है, फॉर सीविप फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन। सर इसमें कैसे देना है, आपको दो प्रोजेक्ट्स की बात करनी है, जो प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में है और जो प्रोजेक्ट्स आपने टेम्परली सस्पेंड कर दिए। सीविप का मतलब क्या होता है, सीविप का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो सपोज अगर मेरी बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन है, एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो किस में जाएगी, पीपी में जाएगी। मैंने कहा नहीं, वो सीविप का पार्ट बनती है, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट बनती है। तो जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में, जो बिल्डिंग बन रही है उसको डिस्क्लोज करो। जो बिल्डिंग बनते बनते रुक गई उसको आपने बनाना ही बंद कर दिया, टेम्परेली सस्पेंडेड, ये आपने बताना है। अब सर इसकी एजिंग कैसे बतानी है, जो प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है उसको बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है जो 6 महीने से प्रोग्रेस में यानी लेस देन 1 ईयर, कौन सा 1.5 साल से इन प्रोग्रेस है 1 to 2 ईयर, कौन सा 2.5 साल से इन प्रोग्रेस है 2 to 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर। क्या मैं बोल दूं यहां पे 1 का गैप चल रहा है, हाँ ये जो 1 का गैप है ये कहां पे था, ट्रेड पेबल में था या ट्रेड रिसीवेबल में था, बताना लॉजिकली। ट्रेड पेबल, वेरी वेरी गुड, यश के लिए हो जाए ढेर सारी तालियां। आहा हा, क्या बात है। सबसे समझदार बच्चे किसके पास, शुभम सर के पास। तो ट्रेड पेबल में भी 1 साल वाला गैप था, यहां पे भी 1 साल वाला गैप है, तो ये आप ध्यान रख के चलोगे। अब सर जिन सीवप में आपका पानी सर से गुजर चुका है, जिन सीविप में आपका पानी सर से गुजर चुका है यानी कंप्लीशन इज ओवर ड्यू या फिर उसकी कॉस्ट एक्सीड हो गई है कंपेयर टू द ओरिजिनल प्लान, उसके केस में आप ये कंप्लीशन स्केड्यूल दोगे कि कब आप ये काम कंप्लीट करने वाले हो। तो प्रोजेक्ट वाइज आपको बताना पड़ेगा, वही सेम चीज चलेगी, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। इसको देख के डर मत जाना, बस आपने बताना कब कंप्लीट कर दोगे। सिमिलर शेड्यूल आपका इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी बन जाएगा। अब सर ये क्या दे रखा है, अदर टॉपिक्स गिवन इन आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक। क्या आप मेरे साथ आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन बैंक भी करना चाहोगे, हाँ सर प्लीज क्वेश्चन बैंक भी करा दो ना। जो आईसीआई स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं, जो उसके बैक क्वेश्चंस हैं, प्लीज ये भी कवर करवा दो ना। कवर करवा दो नहीं, कवर करवा चुका, कवर करवा दो नहीं, कवर करवा चुका। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको प्ले लिस्ट के जब ये वीडियो होगी इसके बाद वाली वीडियो में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस की लगा दूंगा, उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है सर। जो क्लास वाले बच्चे हैं इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी और बैक क्वेश्चंस भी। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। सो यहां आपका पूरा का पूरा चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस कंप्लीट होता है। सर क्या क्या इस चैप्टर में इतनी मेहनत करना जरूरी है, मैंने कहा बहुत जरूरी है, एकदम बढ़िया वाला चैप्टर है। और मैं बताऊं ना, जब मैं आपको वो दूंगा ना रिवीजन वाली वीडियो, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो, तो आप जैसी उस रिवीजन वीडियो को कवर करोगे इजीली 2.5 से 3 घंटे में, इजीली 2.5 से 3 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पे आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी 15 to 20 मार्क्स कम होते हैं क्या, 15 to 20 मार्क्स कम होते हैं क्या, आंसर इज नो। तो जब कोई एक ही चैप्टर आपको 15 to 20 मार्क्स दे रहा है तो मेरे दोस्तों बटोर लो, एकदम जी भर के बटोर लो, मजा आ जाएगा। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस फॉर दिस अमेजिंग चैप्टर। आई होप आपको काफी मजा आया। इस चैप्टर में बेस्ट पार्ट क्या थी सर, साथ साथ कारों का भी रिवीजन कराया, साथ साथ अकाउंट्स का भी रिवीजन कराया, साथ ही साथ कंपनी लॉ का भी रिवीजन कराया। तो मुझे लगता है इससे भरपूर बढ़िया वाला चैप्टर कोई हो नहीं सकता। तो एकदम हम अपना बेस्ट देंगे एंड जब भी आईसीआई इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे आप सबसे कमिटमेंट चाहिए कि कम से कम 80% तो स्कोर करेंगे। प्लीज एवरीवन गिव मी दिस कमिटमेंट इन द चैट बॉक्स। कॉस्टिंग के भी मजे करा दिए, क्या बात है, सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करेंगे अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं हम कम से कम 80% तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। Yes or no? Yes, sir. So thank you so much everyone for joining in for these sessions. Really enjoyed teaching this topic to all of you. और आखिरी में सर क्या बोलेंगे, यही खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली सीए इंटर ऑडिट एग्जाम्स में रॉक करेंगे। Yes or no? Yes, sir. चलो
अब सर क्या करना है? योगेश कह रहा है सर टेलीग्राम पे मेरे डाउट का रिप्लाई नहीं आया। योगेश एक बार वापस भेजो ना, वापस भेजो ना, मैं तुमको मजे करा दूंगा एकदम बढ़िया वाले, डोंट वरी। अब सर इसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपनी प्रक्रिया को खाली नहीं जाने देंगे, लास्ट सेशन का भी का पूरा रिवीजन साथ में करेंगे, ठीक है? आ जाओ मेरे साथ, लेट्स रिवाइज। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्यूट सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, और इस ब्रेक के बाद वी विल कवर द फुल रिवीजन। चलो यस एवरीवन, सो वेलकम 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 टू अनदर रिवीजन सेशन, जहां हम सर रिवाइज करेंगे क्या बचा हुआ खर्चा, डेप्रिसिएशन और कुछ प्यारे प्यारे डिस्क्लोजर। सो एवरीवन गेट सेट रेडी। चलो जी मित्रों, सारे बच्चे पानी के 2-2 घूंट लगा लो और रेडी हो जाओ डेप्रिसिएशन पढ़ने के लिए। सर डेप्रिसिएशन में सबसे डेप्रिसिएशन में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करते हैं, क्या? एट्रीब्यूट्स। क्या सर एट्रीब्यूट्स आईसीए को बहुत पसंद है? हाँ, जनवरी 21 एग्जाम, एमटीपी नवंबर 23, तो जल्द ही आपके नियरेस्ट एग्जाम हॉल्स में भी देखने को मिलेगा। सर एट्रीब्यूट्स में हम अजर्शंस की ओर चलेंगे, जैसे अदर एक्सपेंसेस में जाते थे ना अजर्शंस की ओर, हाँ वैसे यहां भी अजर्शंस की ओर चलेंगे। अच्छा मैं एक बात बोलूं, अगर आप ये रिवीजन रिकॉर्डेड देख रहे हो तो अभी फटाफट वीडियो को पॉज करके ना अदर एक्सपेंसेस के एट्रीब्यूट्स रिवाइज करके आ जाओ, ठीक है? ठीक है सर। उससे पहले अब हम क्या करेंगे? अब हम डेप्रिसिएशन के एट्रीब्यूट्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी की। अजर्शंस पे जाएंगे, पहले अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी में 3 चीजें आपने कवर करनी है। सर क्या? पहली चीज, इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी को समझो। सर अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए? हमको हमारे अकाउंट्स के टीचर ने सिखाया था कि शेड्यूल 2 के जो रेट्स हैं उसके हिसाब से करो, यानी कंपनीज एक्ट। दूसरी चीज एएस 10 पढ़ा था, तो ये कहता है इट शुड बी एज पर द कंपनीज एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वेरी गुड। एंड तीसरी चीज है, जब इतनी अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसी है तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। कंसिस्टेंटली अप्लाई करो मतलब इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, बट अगर ईयर ऑन ईयर चेंज आ गया, अगर ईयर ऑन ईयर चेंज आ गया तो आप क्या करोगे? इस चीज को भी डिस्क्लोज करके चलोगे। तो समझो, एज पर द कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फॉलो करो कंसिस्टेंटली, बट अगर ईयर ऑन ईयर चेंज है तो इट शुड बी ऑल्सो डिस्क्लोज्ड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर इसकी असर्शंस वाले पॉइंट कवर करते हैं। व्हाट आर द असर्शंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन? ओसीएसीसी। ओसीएसीसी, ओ का मतलब होता है अकरेंस। अकरेंस के केस में हमको ये देखना है कि क्या एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए या इन्होंने कुछ फिक्टिशियस चार्ज कर रखा है। सो ऑल द चार्जेस शुड बी वैलिड, दे शुड नॉट बी फिक्टिशियस, दे शुड बी वैलिड चार्जेस। सर कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक एरोप्लेन में, जितने भी कंपोनेंट्स एक एरोप्लेन में, सब पे आपने सेपरेटली डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखी है। सो ईच सिग्निफिकेंट पार्ट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। जितने भी सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द एसेट है सबको आपने डेप्रिशिएटली चार्ज सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है, ठीक है सर। फिर तीसरी चीज क्या थी? सर तीसरी चीज है एक्यूरेसी। जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने निकाली वो एक्यूरेटली निकाली हो। इट शुड बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिपोर्टेड। एंड देन हमने बात करी क्लासिफिकेशन और कट ऑफ। इसमें कुछ क्लासिफिकेशन जैसा है नहीं, बट कट ऑफ है। कट ऑफ मतलब इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। एक बार फटाफट अपनी किताब पे आ जाओ और यहां पे भी गो थ्रू कर लेते हैं। सो क्विकली कम टू द नोट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, एट्रीब्यूट्स जनवरी 21, एमटीपी नवंबर 23। साथ में एक बार मेरे को रिवाइज करा दो। अकाउंटिंग पॉलिसी वाले 3 पॉइंट समझेंगे। इट शुड बी एज पर द कंपनीज एक्ट एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्लस इसको अप्लाई करो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर, बट अगर इसमें कोई चेंज है दैट शुड बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब अपनी अपनी असर्शन को पकड़ना शुरू करो। ओ फॉर अकरेंस, चार्जेस आर वैलिड नॉट फिक्टिशियस। एक्यूरेसी मतलब सर एक्यूरेसी से पहले कंप्लीटनेस आएगा। सॉरी, ईच पार्ट ऑफ पीपी जिसकी भी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, जिसको आप एएस 10 में कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन बोलते हो, उस पे आपने प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जैसे कि अगर एक एरोप्लेन है तो उसका ढांचा और जो उसका इंजन है दोनों की लाइफ अलग अलग होगी, तो डेप्रिशिएट अलग अलग करना, ठीक है सर। अब इसके बाद ए का मतलब है एक्यूरेटली, इट शुड बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ वाला पॉइंट कहां लिखा है सर? कट ऑफ वाला पॉइंट लिखा है यहां पे, यानी इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड।
क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन के जो ऑडिट प्रोसीजर हैं, क्या इसको देख के बेहोश होना, या इसके लिए भी शुभम सर ने चीजें आसान कर दी थी? क्या इसको देख के हम बेहोश होंगे या आसान हो जाएंगी चीजें? सर आसान हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो आओ मैं तुमको एक बढ़िया वाला नजारा दिखाता हूं, एंड ट्रस्ट मी, एकदम बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सर क्या कहता है। सबसे पहले सर क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, मैनेजमेंट को करनी है। तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड द एंटिटीज प्रोसेस। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने कहा अब इसके बाद एंटिटी ने जो डेप्रीसिएशन चार्ज करी वो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में चार्ज करी है। तो प्रोसेस का मेन पार्ट क्या है, हम एंटिटी का फार देखेंगे। फार का मतलब है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। अब इसमें दो रिस्क की बात की थी सर। दो रिस्क की बात क्या की थी? एक तो रॉन्ग कैपिटलाइजेशन हो सकती है, इसके लिए आप नेचर ऑफ द आइटम को अच्छे से समझ के चलोगे। वेरी गुड। दूसरी रिस्क क्या थी सर? दूसरी रिस्क थी, हो सकता है इन्होंने कोई फेक एसेट दिखा रखा हो, फेक डेप्रीसिएशन दिखा रखी हो, तो एसेट को फिजिकली वेरीफाई करना हो। सर इतने सारे एसेट है, कैसे फिजिकली वेरीफाई करेंगे? सो जस्ट फिजिकली वेरीफाई द मटेरियल एसेट। जो मटेरियल एसेट्स है उनको फिजिकली वेरीफाई करके चलो। एंड तीसरा पॉइंट क्या था सर? ये तो एसेट्स की चेकिंग हुई है, डेप्रीसिएशन भी तो चेक करेंगे। वेरी वेरी गुड। तो जब आपकी एसेट्स की चेकिंग हो गई, अब आप इसकी डेप्रीसिएशन को सैंपल बेसिस पे चेक कर लेना। सो सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट्स एंड वेरीफाई द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। क्या ये तीन बेसिक बातें ध्यान रखेंगे? हाँ सर। तो मैंने कहा एकदम फ्लो में चलेंगे। एंटिटी का प्रोसेस, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, उसमें एसेट्स की बातें, फिर डेप्रीसिएशन को सैंपल बेसिस पे चेक करेंगे। अब इसके बाद क्या करा, मैंने आपको फिक्स्ड एसेट रजिस्टर दिखाया जिसमें एसेट के नाम आते हैं, उनका नंबर आता है, फिर आती है उनकी जन्म तिथि। सर जन्म तिथि का मतलब है डेट ऑफ बर्थ। एक एसेट का जन्म कब होता है डेप्रीसिएशन के रजिस्टर में? व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज या पुट टू यूज? सर व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज इन द लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। जैसा मैनेजमेंट चाहती है उस लोकेशन और कंडीशन में अवेलेबल हो जाता है तो डेप्रीसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं। तो एक हो गई बर्थ डेट। फिर देखो इसकी लाइफ कितनी बड़ी है। सर लाइफ कितनी बड़ी है यानी यूजफुल लाइफ। कई बार लाइफ चेंज भी हो जाती है। अगर आप अच्छा खाना खाओ, सुबह टाइम से उठो, रात को टाइम से सो, बढ़िया बढ़िया पानी वानी पियो, खुश रहो, तो लाइफ चेंज भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है। तो यूजफुल लाइफ भी देखेंगे, चेंज भी देखेंगे। और लाइफ के एंड में जो पैसा मिलता है सर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू। तो एकदम फ्लो में आप ये 4 पॉइंट्स याद करके चलेंगे सर। क्या? सबसे पहले डेट अवेलेबल फॉर यूज, फिर यूजफुल लाइफ में चेंज, एंड लास्ट में क्या आता है सर? लास्ट में आती है रेसिडुअल वैल्यू। अच्छा, जब इतनी सामग्री मैंने तुमको दे दी, क्या तुम डेप्रीसिएशन रिकैलकुलेट कर दोगे? हाँ सर कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सो लास्ट पॉइंट इज हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे फॉर द रीजनेबलनेस ऑफ डेप्रीसिएशन बाय परफॉर्मिंग रिकंप्यूटेशन। हम कहीं ना कहीं इसको रिकंप्यूटेशन करके चलेंगे। गॉट इट सर। अब एक बार अपनी किताब पे आ जाओ, हम अपने फेवरेट पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट शुभम सर ने क्या बताया था? अंडरस्टैंड द एंटिटीज प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। इसके लिए मैंने कौन सा रजिस्टर पकड़ा? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। सो ऑब्टेन द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द एंटिटी। अरे रे इससे नहीं करना। ऑब्टेन द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द एंटिटी। इसमें दो रिस्क क्या थी सर? पहली रिस्क तो ये थी कि इन बदमाशों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया होगा। क्यों किया होगा? प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाने के लिए। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस ऑफ कर दिया होगा, प्रॉफिट्स को कम दिखाने के लिए। तो आप नेचर ऑफ एसेट चेक करके चलोगे। ठीक है सर। दूसरी रिस्क क्या है? फेक एसेट को कैपिटलाइज कर दिया। तो जितने भी मटेरियल फिक्स्ड एसेट्स हैं सबको फिजिकली वेरीफाई करो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। बाकी जो भी एडिशंस और डिलीशंस हैं उनके अप्रूवल देख लेना। अब सर हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या था? डेप्रीसिएशन चेक करनी। या तो एसेट्स चेक कर लिए, अब डेप्रीसिएशन चेक करो। सो सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ मटेरियल एसेट्स फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर और उनके रेट और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन देखेंगे। अब सर क्या थी? अब आएगी जन्म तिथि। जन्म तिथि यानी बर्थ डेट की बात करते हैं। तो सर बर्थ डेट वाला पॉइंट क्या था? ये रहा। सेलेक्ट फोर्थ पॉइंट कहां गया? ये रहा। Depreciation is charged on the asset from the date it is ready for use, not when it is put to actual use. Ready for use का मतलब है जब वो अवेलेबल हो जाता है for use in the location और condition intended by the management. इस पे आईसीएस स्टडी मटेरियल में एमसीक्यू भी मिल जाएगा। ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा इसके बाद? अवेलेबल फॉर यूज हो गया, पैदा हो गया। अब इसकी लाइफ देखो सर। लाइफ का मतलब क्या है? फिफ्थ पॉइंट, इंश्योर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज चार्ज एज पर द यूजफुल लाइफ ऑफ द पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट। लाइफ चेंज होगी तो इसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिवली आएगा या रेट्रोस्पेक्टिवली? एक बार इस पे भी बता दो। इफ देयर इज अ चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ अ एसेट,
क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट? सर यूजफुल लाइफ इज अवर एस्टिमेट। तो जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिवली आता है। तो यही बात आपकी बुक में भी दे रखी है सर, क्या? Ensure that the depreciation and amortization is computed prospectively if any change in the useful life of the PP or intangible asset. Got it सर। और लाइफ खत्म होने के बाद जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। तो जो रेसिडुअल वैल्यू उसको भी चेक करना, प्रॉपर्ली वेरीफाई करना, बिकॉज उसका इंपैक्ट भी डेप्रिसिएशन पे आता है। और आखिरी में ये सारी सामग्री से हमने क्या किया? रिकैलकुलेशन। सो परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू असेस ओवरऑल रीजनेबलनेस बाय, क्यों हमको चेक क्या करनी है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी की ठीक से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है कि नहीं। तो इसके लिए क्या किया? रिकैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बाकी पॉइंट्स को एक बार रीड करना कि इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी हमारे बैलेंसेस है उनको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे एडिशंस को। ठीक है सर। जो डेप्रिसिएशन है रीवैल्यूड अमाउंट में, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करके चलते हैं। तो ये आपको पता होगा, एसेट को कई बार रीवैल्यू करते हैं, तो रीवैल्यू करने से जो उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है वो कहां जाती है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा पॉइंट है, एएस 10 में पढ़ के आए हो आप। तो सपोज एसेट की वैल्यू 10 रुपए है, अब मैंने जैसे ही रीवैल्यू किया 15 रुपए हो गई, तो मुझे बताओ रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना जाएगा? 5 रुपए जाएगा। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ी है, इसकी डेप्रिसिएशन में किससे चार्ज करके चलूं? बताना जरा। ये 5 रुपए की जो वैल्यू बढ़ी है, इसकी डेप्रिसिएशन अब किससे चार्ज होगी? सर ये भी रीवैल्यूएशन रिजर्व से होगी। तो ये कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट, जो 5 रुपए आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई, उसकी डेप्रिसिएशन आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करके चलोगे। अगर आईसीआई को मजे लेने हुए तो यहां पे आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछ सकता है, प्लीज ये ध्यान रख के चलना। ठीक है बॉस? ठीक है सर। यहां हमारा डेप्रिसिएशन वाला पूरा पॉइंट कवर हो गया। 4 चीजें डिस्क्लोज होंगी, अकाउंटिंग पॉलिसी, लाइफ कितनी है, लाइफ के एंड में रेसिडुअल वैल्यू कितनी मिलेगी, और डेप्रिसिएशन मेथड। अब सर डिस्क्लोजर्स पे आ जाओ। अब हमारे प्यारे प्यारे डिस्क्लोजर्स पे आ जाओ। तो पहला डिस्क्लोजर जो आज हमने कवर किया वो क्या था? यूटिलाइजेशन ऑफ द बोरोड फंड्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में रेडी आ जाओ। चलो जी, एवरीवन गेट सेट रेडी, आ जाओ मेरे साथ। ऑल सेट? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से। अब इसमें क्या करना है, मैंने कहा हमको बस एक डायग्राम ध्यान रखना है कि कंपनी ने पैसे दिए इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी ने पैसे दिए अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, कंपनी ने पैसे दिए इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी ने दिए अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। जो पैसा कंपनी इंटरमीडियरी को देती है उसको क्या कहते हैं? फली। सर फली का क्या मतलब है? फंड्स हैव बीन एडवांस्ड, फंड्स हैव बीन गिवन एज अ लोन, और फंड्स हैव बीन गिवन एज अ इन्वेस्टमेंट। जहां भी आपने कोई पैसा एडवांस किया, लोन किया, इन्वेस्ट किया, किसमें? एक इंटरमीडियरी में। अब ये इंटरमीडियरी कोई पर्सन हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकती है, कोई फॉरेन एंटिटी हो सकती है। ठीक है सर, ये रूल 11 वाली बातें हैं। अब इंटरमीडियरी ने क्या किया? उस पैसे को आगे दे दिया, या तो डायरेक्टली खुद दे दिया या किसी के थ्रू इनडायरेक्टली दे दिया। अब इसने जो पैसा दिया उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिग्स। लिग्स का क्या मतलब है? या तो इसने लैंडिंग कर दी, या इसने इन्वेस्ट कर दिया, या इसने गारंटी या सिक्योरिटी दे दी। किसको? अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। तो सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता था, एक बात बताओ, अरे कहां गया मेरा पेन? अरे मेरा पेन कहां गया? ये रहा भाई साहब, इधर छुप के बैठा है। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता था कंपनी डायरेक्टली इसको पैसे दे देती। जो कंपनी है वो डायरेक्टली इसको पैसे दे देती। ये ऐसे आने की क्या जरूरत थी? सर पक्का मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, पक्का ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमको डिस्क्लोजर मांगता है, एज अ शेयर होल्डर हमको डिस्क्लोजर मांगता है। किसका? जो पैसा इसने इसको दिया ना, इसका डिस्क्लोजर, जो पैसा इसने इसको दिया इसका डिस्क्लोजर, प्लस इन्होंने कंप्लाई किया किसके साथ? कंपनीज एक्ट के साथ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। फेमा क्यों आ गया? क्योंकि फॉरेन एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती है। एंड तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग की खुशबू आ रही है, तो पमला की कॉन्ट्रवेंशन नहीं हुई। सर ये पमला कौन सी आंटी का नाम है? पमला आंटी नहीं है, पमला का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो यही बात आपने बतानी है, डेट एंड अमाउंट ऑफ फली, जो फंड्स आपने एडवांस करे, लोन करे, इन्वेस्ट करे हैं इन द इंटरमीडियरी, प्लस डिटेल्स ऑफ इंटरमीडियरी डिस्क्लोज करके चलना। जो पैसा इंटरमीडियरी ने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दिया, यानी डेट एंड अमाउंट ऑफ लिग्स, लिग्स बोले तो लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज फ्रॉम द इंटरमीडियरी टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, वो भी डिस्क्लोज करोगे। आईसीआई क्या करता है? लोन्स इन्वेस्टमेंट्स का अलग पॉइंट बनाता है, गारंटी सिक्योरिटी का अलग पॉइंट बनाता है। तो आप भी 2 पॉइंट में बांट के आना। एंड तीसरी चीज क्या बतानी है? डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। हमको डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस देनी है किसके साथ? फेमा 1999, 1999 एंड कंपनीज एक्ट 2013, प्लस आपने वायलेट नहीं किया पमला 2002। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब इसी से मिलती जुलती एक और ट्रांजेक्शन बता दो। मैंने कहा क्या?
इस ट्रांजैक्शन में कंपनी पैसा देगी नहीं, पैसा लेगी, यानी इट विल बी अ इंटरमीडियरी। तो यहां पे क्या होता है, एक फंडिंग पार्टी होती है, ये कोई कंपनी हो सकती है, पर्सन हो सकता है और फॉरेन एंटिटी हो सकती है जो इसको फंड्स दे रही है विद एन अंडरस्टैंडिंग। ये रिटर्न अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ओरल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि ये आगे इसको लोन करेगी, इन्वेस्ट करेगी, गारंटी देगी, सिक्योरिटी देगी, किसको, अल्टीमेट बेनिफिशियरी विच कैन बी अ पर्सन और एंटिटी। इस केस में भी आपको क्या डिस्क्लोज करना है, ये जो पैसे मिले, इसने जो इसको पैसे दिए, दोनों चीजों की डिटेल्स आप डिस्क्लोज करोगे। प्लस अगेन कंप्लायंस किसके साथ, सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में फटाफट बता दो कौन से 2 एक्ट्स के साथ कंप्लाई करना है और किसको वायलेट नहीं करना है। देखते कौन कौन बच्चा अच्छे से सुन रहा है, फटाफट। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं अभी अपने रजिस्टर पे लिखो कौन से 2 एक्ट्स के साथ कंप्लाई करना है, किसके साथ वायलेशन नहीं करनी। कंपनी है तो कंपनीज एक्ट आएगा, फॉरेन एंटिटी है तो फेमा आएगा, नॉन कंप्लायंस किसकी नहीं करनी, पमला की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यू गॉट द पॉइंट और नॉट, यस सर। तो ये डिस्क्लोज करना है डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड्स रिसीव्ड विद द डिटेल्स ऑफ फंडिंग पार्टी, डेट एंड अमाउंट्स ऑफ लिग्स, लोन्स इन्वेस्टमेंट का अलग पॉइंट, गारंटी सिक्योरिटी का अलग पॉइंट टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, एंड देन आखिरी में डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद फेमा 1999 कंपनीज एक्ट, और इसी के साथ आप बोलोगे दैट यू हैव नॉट वायलेटेड पमला 2002। गॉट इट सर। अब इसके बाद एक और बढ़िया वाला डिस्क्लोजर आता है, ये वाला डिस्क्लोजर मैंने आपको कवर करा दिया। इसके बाद आता है डिस्क्लोजर ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। सर विलफुल डिफॉल्टर के केस में क्या होता है, मैं कहता हूं आपने जो पैसा लिया था किसी बैंक से लिया था या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर लेंडर, और उसने आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको 2 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। सर क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये डिस्क्लोज करनी पड़ेगी किस दिन ये काम खराब हुआ, किस दिन आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया, वो डेट बता देना। दूसरी बात, आपने ऐसा क्या काम खराब किया था, कौन सा डिफॉल्ट किया था वो बता देना, यानी नेचर ऑफ द डिफॉल्ट एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, इसकी डिटेल्स भी आप बता के चलोगे। इसी से रिलेटेड हम एक कारो में क्लॉज भी पढ़ते हैं, कौन सा क्लॉज है सर, क्लॉज 9B पैरा 3 कारो 2020। अब इसके बाद सर मैंने आपको कौन सा डिस्क्लोजर पढ़ाया था, मेरे को लगता है मोटा माटी चीजें यहां पे कवर हो गई थी। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में याद रखना, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हो, किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करवाते हो, तो आपको रजिस्ट्रार के रजिस्टर में इसका चार्ज के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। पर अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी, आपने आरओसी को नहीं बताया बियॉन्ड अ स्टैट्यूटरी पीरियड, जो कंपनीज एक्ट में पीरियड दे रखा उस पीरियड तक नहीं बताया, तो 2 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी एज अ कंपनी। क्या क्या, डिटेल्स ऑफ द चार्ज एंड रीजंस क्यों आपने आरओसी को नहीं बताया। अब ये जो टाइटल डीड वाला पॉइंट है, ये सेम है जो हम कारो 2020 के क्लॉज 1C में कवर करते हैं। सर इसका क्या मतलब है, जो भी प्रॉपर्टी मेरी बैलेंस शीट में आ रही है, जो भी प्रॉपर्टी मेरी बैलेंस शीट में आ रही है, उसकी टाइटल डीड किसके नाम में होनी चाहिए, कंपनी के नाम में होनी चाहिए। बट अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है अदर देन लीज, हम लीज को यहां पे एक्सेप्शन लेते हैं, लीज के अलावा कोई प्रॉपर्टी है जो कंपनी के नाम में नहीं है, किसी और के नाम में है, तो उसके केस में क्या बताना पड़ता है, सर प्रॉपर्टी की डिटेल्स बता दो, अमाउंट बता दो, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, ठीक है सर, फिर बताओ अगर कंपनी के नाम में नहीं है तो किसके नाम में, बिकॉज ये सारी बातें शेयर होल्डर जानना चाहेगा। प्रॉपर्टी की डिटेल्स, प्रॉपर्टी की अमाउंट, कंपनी के नाम में नहीं है तो किसके नाम में, क्या ये कंपनी के प्रमोटर के नाम में है, क्या ये कंपनी के डायरेक्टर के नाम में, या फिर एम्प्लॉय ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर, प्लस ये जो मामला है ये कितने टाइम से चल रहा है, प्रॉपर्टी इज हेल्ड सिंस व्हेन एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई ये कंपनी के नाम में नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा है या नहीं। इसके बाद जो आपने रिवैल्यूएशन कराई उसके बारे में डिस्क्लोज करो, क्या आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराई या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट डिस्क्लोजर ऑफ द डे। सर लास्ट डिस्क्लोजर में हम बात करते हैं सीविप के मूवमेंट की, इस पे क्वेश्चन है आईसीएसई स्टडी मटेरियल में, सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर सीविप में क्या डिस्क्लोज करना है, मैंने कहा सीविप में आपको बताना है पहले तो वो बिल्डिंग जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, और दूसरी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होते होते आपने बीच में ही रोक दी, यानी प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट्स विच आर टेम्पररी सस्पेंडेड। ठीक है सर, अब इसका जो मूवमेंट है ना एकदम डिट्टो हमने ट्रेड पेबल से उठाया, जैसा ट्रेड पेबल में था ना एक साल गैप वाला, वैसे ही इसमें है। यानी इसमें आप बताओगे सीविप का एजिंग शेड्यूल की ये बिल्डिंग कब से बन रही है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, और इसमें आप टोटल बता के चलो। अब सर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके केस में पानी सर से ऊपर निकल चुका है। सर पानी सर के ऊपर निकल चुका है, यानी इनको बन जाना था 10 साल में, बट ये अपनी टाइम लिमिट में बनी नहीं, या इनको बनाने में 100 करोड़ लगने थे पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा लग गया है। सो जिनकी कंप्लीशन ओवरड्यू हो गई है या फिर इन्होंने कॉस्ट को एक्सीड कर दिया एज पर द ओरिजिनल प्लान, इसके केस में आप बताओ ये कब तक बन जाएगी, ये कब तक बन जाएगी, यानी व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, विद इन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, ये कॉलम वाली चीज सेम है। फिर आपने प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स देके चलनी है। ये तो सर हमारी बात हो गई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की। इसी तरह अगर कोई इनटेंजिबल एसेट्स हैं अंडर डेवलपमेंट, उसकी भी आप डिटेल्स देके चलोगे।
सारे बच्चे मुझे बता दो, क्या एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आंसर इज यस। तो यहां आपकी पूरी की पूरी रिवीजन ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस गेट्स कंप्लीटेड। 15 से 20 नंबर है मित्रों, जाके बटोर लो। 15 से 20 नंबर है मित्रों, जाके बटोर लो। सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर सर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, वी विल डेफिनेटली स्कोर एटलीस्ट 80% मार्क्स, कम से कम 80% मार्क्स स्कोर करेंगे। और डेफिनेटली इस बार इस चैप्टर में हम रॉक करेंगे, ऑडिट के पेपर में रॉक करेंगे। गॉट इट सर। सो हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अगर वीडियो देख के मजा आया सो मेक श्योर आप भी पूरे मजे से पढ़ें, अपना बेस्ट दें और सीए इंटर क्लियर करके सीए फाइनल में मिलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग।